चील चाची, मैं बहुत बीमार हूँ। ऐसी बारिश में भला हम कहाँ जाएंगे? तभी बिजली का बीबी अपने घर से बाहर आती है। चील चाची, निकालो अभी इन गरीब पक्षियों को यहाँ से निकालो, फिर हम भी अपने घर का किराया तुम्हें ज्यादा देंगे। चील ये सुनकर खुश हो जाती है। वो चिड़िया और उसके पति चंदू को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। सभी पक्षियों ने अपने घरों में पहले ही भोजन जमा कर रखा था, लेकिन वो कभी बहुत आलसी थे। उनके पास खाने के लिए एक भी दाना ना था। बिजली, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, लेकिन हमारा ही कसूर है। अगर हम पहले ही दाना ढूंढ लेते तो आज भूखे ना बैठे होते। क्या मैं जाऊँ किसी पक्षी से दाना लेने? इसका कोई फायदा नहीं। कल मैं गई थी पक्षियों के पास, लेकिन वो मुझे ही भाषण देने लग गए। आइंदा से बादल जी, हम अपने आप को मुश्किल समय के लिए तैयार रखेंगे। लेकिन बिजली, अब ऐसे ही घर में बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। किसने कहा बादल जी कि घर में बैठे रहें? बस तुम रात होने का इंतजार करो, फिर हम दोनों जाएंगे किसी पक्षी के घर भोजन चुराने। बिजली, अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो फिर क्या होगा? बादल, तुम इतने डरपोक क्यों हो? एक चोरी ही तो करनी है, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। जब आधी रात होती है तो वो दोनों कौवे घर से निकलते हैं और वो बूढ़ी चिड़िया के घर जाते हैं और वो बूढ़ी चिड़िया का भोजन वाला संदूक खोलते हैं। उस संदूक में जो भी भोजन था वो सारा एक थैले में डालते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। वो तेज बारिश में उड़ते उड़ते अपने घर लौट आते हैं। बिजली, अगर हमें किसी ने देख लिया चोरी करते तो सुबह पक्का हमें मारेंगे। अरे बादल जी, एक चोरी करने के बाद चोरी का हुनर आ जाता है और तुम अब भी डर रहे हो। जरा देखो तो हमारे पास कितना सारा भोजन आ गया है। अब हमारा एक हफ्ता तो आराम से गुजर ही जाएगा। बिजली, जब ये भोजन खत्म होगा तो फिर ही जाएंगे चोरी करने। देखा बादल जी, चोरी करके खाना कितना आसान है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो सभी पक्षी तो पागल हैं जो दिन भर काम में लगे रहते हैं। अगले दिन जब बूढ़ी चिड़िया की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके भोजन का संदूक खाली था। वो बहुत परेशान हो जाती है। जंगल में ये बात फैल जाती है। सभी पक्षी बूढ़ी चिड़िया के पास आते हैं। बिजली कभी भी झूठा अफसोस करने के लिए आ जाती है। ये तो बहुत अजीब बात है, रातों रात हमारे जंगल में चोरी हो गई। हम सब पक्षी तो बहुत ईमानदार हैं, जरूर ये किसी दूसरे जंगल के पक्षी का काम होगा। बिजली, हमने पूरा जंगल देख लिया है। अगर किसी और जंगल का पक्षी होता तो वो अब तक हमें नजर आ जाता। ये हम में से ही किसी का काम है। लो जी चिड़िया, तुमने तो हमें ही चोर बना दिया। तुम्हें क्या लगता है कि जरा से भोजन के लिए हम अपने ही जंगल में चोरी करेंगे? बिजली, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। बस बस, अब मुझे कुछ और नहीं सुनना। फिर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बिजली, क्या हुआ? क्या कह रहे थे सब पक्षी? बादल जी, मैं तो उस छोटी चिड़िया को बहुत सीधा समझती थी, लेकिन वो तो बहुत चालाक है। फौरन ही समझ गई कि ये किसी अपने ही जंगल के पक्षी ने चोरी की है। बिजली, मैं तो कहता हूँ कि अब हम चोरी नहीं करते, हम मांग कर ही खा लिया करेंगे। वैसे भी हमारी कौन सा इज्जत है जो खाना मांगने से कम हो जाएगी। तुम चुप करो। चिड़िया के घर में बहुत बड़ी अनाज की बोरी पड़ी है, हम जाकर वो बोरी उठा लाएंगे, फिर हमें बार बार चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो दोनों पति पत्नी रात को बारिश में चिड़िया के घर जाते हैं। फिर बादल कप्पा वो अनाज की बोरी उठा लेता है। बोरी बहुत भारी थी। वो बहुत मुश्किल से उड़ता है। उड़ते उड़ते उसका पंख गिलास पर लगता है और गिलास नीचे गिर जाता है। मानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। मानो चिड़िया कप्पों की पूंछ को देख लेती है। अगली सुबह मानो चिड़िया कप्पों के घर जाती है। क्या हुआ चिड़िया, अब अपनी शक्ल दिखाने यहाँ क्यों आई हो? रात को तुम दोनों ही आए थे मेरे घर अनाज की बोरी चोरी करने। कौन सी बोरी? हमने कोई बोरी नहीं चुराई। मेरी अनाज की बोरी मुझे वापस कर दो, वरना पुलिस बुला लूंगी। बुला लो, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम्हें क्या मिलेगा? जरूर, तुम दोनों ने ही बूढ़ी चिड़िया के घर में भी चोरी की होगी। छोटी चिड़िया, तुम्हें तो हर समय शक करने की आदत पड़ गई है। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
और वो तोते और कबूतर को कपों का बताती है। वो सब पक्षी कपों के घर आते हैं और उनकी तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि कपे पहले ही सारा भोजन गुफा में छुपा कर आए थे। आधी रात को बादल कपा अनाज की बोरी गुफा से लेकर अपने घर की ओर जाता है। उसे जाता हुआ सुनहरी चील देख लेती है। वो जल्दी से उड़ती है और अपने पति के पास जाती है। सुनहरी, तुम्हें तो मैंने भोजन लेने भेजा था और तुम ऐसे ही लौट आई। कल मैं भोजन लाया था, आज तुम्हारी बारी थी। अरे पति जी, मुझे भी कुछ बोलने दोगे कि नहीं? आज मैंने कुछ ऐसा देखा है कि अब हमें रोज भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। एक कपा बहुत बड़ी अनाज की बोरी लिए जा रहा था। अब हम उन कपों के घर में चोरी करेंगे। भोला जी, मेरे पास एक आइडिया है। फिर चील सारी बात अपने पति को बताती है। रात होते ही वो दोनों कपों के घर के बाहर आते हैं। वो कपों के घर के बाहर मिठाई का एक डिब्बा रखते हैं जिसमें नींद की दवा थी। चील दरवाजे पर दस्तक देती है और वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। बिजली का भी दरवाजा खोलती है और वो मिठाई देखकर हैरान हो जाती है। बिजली का भी वो मिठाई घर के अंदर ले जाती है। अरे बिजली, ये मिठाई कहाँ से लाई हो? बादल जी, हमारे घर के बाहर पड़ी हुई थी ये मिठाई। मेरा तो पहले ही बहुत मन कर रहा था कुछ मीठा खाने को। फिर वो दोनों पति पत्नी सारी मिठाई खा जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों गहरी नींद सो जाती हैं। फिर वो पति पत्नी चीलें घर में आती हैं और कपों का सारा भोजन लेकर वहाँ से चली जाती हैं। सुबह जब कपों की आँख खुलती है तो घर में कुछ भी नहीं था। बिजली, हम तो रात को सारे भोजन के साथ सोए थे, लेकिन अब ये सारा भोजन कहाँ चला गया? बादल जी, लगता है रात को किसी ने हमारे घर में चोरी कर ली है, जैसे हम दूसरों के घर करते हैं। क्या बात है बादल जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अब जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। बिजली, मुझे तो अब ये बारिश भी बहुत अच्छी लगती है। जरा देखो तो बाकी पक्षियों के घर पेड़ों पर कैसे घास फूस के बने हुए हैं। मेरे जैसा मजबूत घर है भला किसी का? नहीं है, नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें कल से 100 दफा बता चुकी हूँ। बादल कके ने अभी अभी बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बनवाया था। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में बैठे उसी की बातें कर रहे थे। चिड़िया बहन, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कफे का घर एक बार अंदर से देख आऊं। बाहर से तो बहुत बड़ा और सुंदर है। सच कहा कबूतर भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बादल कौवा हम सबको अपने घर में जाने देगा। क्यों भला चिड़िया? क्योंकि बबली बहन जब से कपों का नया घर बना है, वो तो हम में से किसी पक्षी के साथ अच्छे से बात नहीं करते। वो सब बैठे हुए थे कि तभी तोता और तोती भी आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं तोते भैया, हम सब तो कपों की बातें कर रहे थे। उन्होंने अपना घर बहुत सुंदर बना लिया है। अरे दोस्तों, छोड़ो उन कपों के घर को। पता है, मैं और चीकू जी आ रहे थे कि हमें मौसम के पक्षी ने बताया कि अभी जो बारिश हो रही है ये तो कुछ नहीं, आने वाले 2-3 दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। इसलिए हम सब पक्षी अपने अपने घोंसलों को पक्का कर लें। चिड़िया, मेरा घर तो बहुत कमजोर है, लेकिन मेरा मुरम्मत करने को जरा भी मन नहीं कर रहा। कबूतर भैया, घर तो मेरा भी कमजोर है, लेकिन घर की मुरम्मत तो करनी ही होगी। बारिश रुकने पर सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तोता तोती घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में कपों का घर आता है। चीकू जी, मैं क्या कहती हूँ कि मौसम की चेतावनी हम इन कपों को भी दे। कोमल चिड़िया बचपन से ही अभागी थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने भी कोमल चिड़िया को खूब परेशान किया। ऐसे ही दुख सहते सहते वो बड़ी हो गई। एक दिन कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। चिड़िया की सास बहुत सख्त मिजाज की थी। वो कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ बहू, उठो, जल्दी से झाड़ू पोछा करके मेरे लिए चाय बना कर ले आओ।
सावित्री अपनी बहू से हमेशा काम ही करवाती रहती। अगर वो थोड़ी देर भी बैठती तो उसे किसी दूसरे काम में लगा देती। बहू, तुम्हारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई है अब तक तो उनके बेटे हो चुके हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है, जिसमें से एक प्यारी चिड़िया बेटी बाहर आती है। जब सावित्री चिड़िया की बेटी को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे ओ कलमोही, बोला था ना कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं। बंटी चिड़ा चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ को एक बार भी नहीं समझाता। अगली बार कोमल चिड़िया फिर से एक अंडे को जन्म देती है। सुन ले, अगर इस बार बेटा ना आया तो तेरी खैर नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस अंडे से भी एक चिड़िया बेटी बाहर आती है। ये देखकर सावित्री आसमान सर पर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, लगता है मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ये बहू तो बहुत मनहूस है। तू ऐसा कर मेरे बेटे, तू दूसरी शादी कर ले। माँ, इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। एक बार फिर से इंतजार करके देख लेते हैं। अब की बार तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया फिर से एक बेटी को जन्म देती है। निकल जा, मेरे घर से निकल जा और अपनी तीनों बेटियों को भी लेकर जा। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए सावित्री अपनी बहू और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देती है। बंटी, तू चिंता नहीं कर, तेरी मैं शादी पारो चिड़िया से करवाऊंगी। वो बहुत सुंदर है। सावित्री अपने बेटे की शादी पारो चिड़िया से करवा देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अब कहाँ जाती। वो अपनी 3 बेटियों को लेकर सामने वाले पेड़ पर एक तिनकों का घर बनाकर रहने लगती है। कोमल चिड़िया अब जंगल के पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी। इसी तरह वो अपनी बेटियों का पेट पालती थी। कोमल चिड़िया के सामने ही बंटी चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। सावित्री अपनी दूसरी बहू का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद पारो चिड़िया के अंडे से एक बेटा पक्षी बाहर आता है। ये देखकर सावित्री तो बहुत खुश होती है। वो घर के बाहर जाती है और कोमल चिड़िया को सुनवाने लगती है। बहू हो तो ऐसी, बहुत भाग्यशाली बहू है मेरी। जरा देखो तो, आते ही पहले बेटे को जन्म दिया है और ये दूसरी कमबख्त बहू है कि घर से निकाल भी दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। अपनी काली छाया सुबह शाम हम पर डालती रहती है। कोमल चिड़िया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। कोमल चिड़िया दिन रात पक्षियों के यहाँ काम करती थी, मगर उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे उनका परिवार पेट भरकर भोजन खा सके। मेरी बच्चियों, तुम्हें और भूख तो नहीं लगी? माँ, लगी है, थोड़ा सा तो भोजन था, पेट भी नहीं भरा। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कभी कभी पारो चिड़िया भोजन ज्यादा बनाती थी और वो चुपके से अपने घर के बाहर भोजन रख दिया करती थी, जिससे कोमल की बेटियां वो भोजन उठाकर ले जाया करती थीं। एक दिन सावित्री उन तीनों बेटियों को भोजन उठाते हुए देख लेती है। अरे पापा, तुम अब तीनों यहाँ का भोजन खाओगी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ को क्यों घर से निकाला था मैंने? तुम्हारी वजह से, तुम तीनों बेटियों की वजह से। ये बात सुनकर मीना, मुन्नी और चुन्नी के तो होश उड़ जाते हैं। मीना अपनी बहनों से कहती है, अरे, मुझे तो लगा था इसमें मम्मा की गलती है, हमें क्यों निकाला गया? तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी वजह से मम्मा को निकाला गया है। मम्मा कितनी तकलीफें उठा रही है सिर्फ हमारी बेटी होने की वजह से। सावित्री वो भोजन उठाती है और सामने एक बिल्ली को डाल देती है। अपने सामने बिल्ली को भोजन खाता हुआ देखकर वो तीनों बच्चियां रोने लगती हैं। उसी समय एक सुंदर पक्षी वहां आती है। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इन छोटी बच्चियों को भोजन नहीं खाने दिया। जो भोजन था वो तुमने बिल्ली को डाल दिया। क्या तुम्हें इन बच्चियों का दर्द नहीं है? तभी कोमल चिड़िया वहां आती है और वो ये सब देखकर रोने लगती है। तभी वो सुंदर पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है। परी सावित्री से कहती है, अभी तुरंत
तुम कोमल चिड़िया के रूप में बन जाओ। अब तुम कोमल चिड़िया बनकर रहोगी। तभी एक जादू से सावित्री कोमल चिड़िया में बदल जाती है। फिर परी कोमल चिड़िया से कहती है, आज से तुम सावित्री के रूप में रहोगी। परी के ऐसा कहते ही कोमल चिड़िया सावित्री में बदल जाती है। कोमल चिड़िया सावित्री के रूप में उसके घर चली जाती है और सावित्री कोमल चिड़िया के रूप में जंगल के पक्षियों के घरों में काम करने चली जाती है। सावित्री ने कभी काम तो नहीं किया था, वो तो आराम से पड़े पड़े अपने घोंसले में ही भोजन खाती थी। इससे वो बहुत आलसी हो गई थी। तभी उस घर की मालकिन तोती आ जाती है। ढंग से काम नहीं करने आता क्या? आज कितनी देर हो गई, अभी तक तुमने बर्तन साफ नहीं किए, और हाँ, जो साफ किए हैं वो भी गंदे हैं। ऐसे सावित्री तोती की सारी बातें सुनती है और वहाँ से कव्वी के घर चली जाती है। वो बिजली कव्वी के घर बहुत फुर्ती से काम करती है, लेकिन अनाड़ी होने के कारण वो फर्श पर पड़ा हुआ पानी ठीक से साफ नहीं कर पाती। बिजली कव्वी जब वहाँ आती है तो वो पानी पर पाँव रखते ही नीचे गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो उठ भी नहीं पा रही। बिजली कव्वी उठती है और गुस्से में सावित्री से कहती है, कल तो तुमने कितना अच्छा काम किया था, आज क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुड़ैल कहीं की, मेरी कमर तोड़ कर रख दी। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। कल से अगर मुझे दिखाई दी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इसी तरह से जब सावित्री दूसरे पक्षियों के घर काम करने जाती है तो सभी पक्षी काम ठीक से ना करने के कारण सभी उसे घर से निकाल देते हैं। ए ऊपर वाले, ये मैं कैसे नर्क में आ गई। जब सावित्री चिड़िया के रूप में घर आती है तो उसकी बेटियां रोने लगती हैं। चुप कर जाओ, सुबह से सर में दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम चिल्ला रही हो। चुप कर जाओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां चुप नहीं होती। सावित्री को गुस्सा आता है और वो चिड़िया की तीनों बेटियों को मारने लगती है। सामने घर में जब कोमल चिड़िया, जो सावित्री के रूप में बनी बैठी थी, अपनी बच्चियों की आवाज सुनकर वहाँ आती है। वो अपनी बेटियों को वहाँ से लेकर अपनी सास के घर में आ जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति और पारों से कहती है, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। माँ जी, मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि कोमल और उनकी तीनों बेटियों को यहाँ ले आइए। हम सब साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन आपने ही मना किया हमेशा। सावित्री को सब पक्षी काम से निकाल देते हैं। अब तो वो भूख से तड़प रही थी। बहुत दुखी होकर वो एक कुएं में कूदने ही वाली थी कि तभी वो परी वहाँ आ जाती है। बस सावित्री, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें भूख और गरीबी का एहसास भी हो गया है। जाओ, जादू आज से खत्म हुआ। ऐसा कहते ही सावित्री फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। उधर कोमल चिड़िया भी अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सावित्री वहाँ आती है और चिड़िया से माफी मांगती है। कोमल बहू, अब हम सब मिलकर रहेंगे। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। दूर किसी जंगल में पक्षियों की रानी सुनहरी चील थी। सुनहरी चील ने अपने जंगल के पक्षियों की बहुत अच्छे से सेवा की थी। रानी ने हमेशा पक्षियों के साथ न्याय किया था, लेकिन अब रानी चील बहुत बीमार हो गई थी। जंगल के सभी पक्षी भी बहुत परेशान थे कि अब जंगल की रानी कौन बनेगी। और फिर एक दिन रानी चील सभी पक्षियों को अपने महल में बुलाती है और वो सभी पक्षियों से कहती है, पक्षियों, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। मैंने हमेशा अपने जंगल के पक्षियों का बहुत ख्याल रखा है। अगर फिर भी किसी पक्षी को मुझसे कोई शिकायत है तो वो मुझे माफ कर दे। नहीं रानी जी, हम सब पक्षी आपसे बहुत खुश हैं। रानी जी, हम बहुत परेशान हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बाद जंगल का राजा या रानी कौन बनेगा? कव्वे, इसीलिए तो मैंने तुम सब पक्षियों को यहाँ बुलाया है। मैं सब आपसे यही बात करने वाली हूँ। जी जी रानी जी, बताइए। हम सब जानते हैं आपने हम सब पक्षियों का भला ही सोचा होगा।
मैंने आज एक सपना देखा और सपने में देखा कि मेरे मरने के बाद इस जंगल की रानी एक चिड़िया होगी। मुझे तो पहले ही पता था रानी जी कि आप मानो चिड़िया को ही रानी बनाकर मरोगी। बिजली, मुझे तुम इसी बात से पसंद हो कि जो तुम्हारे मन में होता है वो तुम बोल देती हो, डरती नहीं है। लेकिन बिजली, मैंने तुम्हारी रानी को एक लाल रंग में देखा है। मानो चिड़िया का रंग तो लाल नहीं है, वो तो एक लाल रंग की चिड़िया थी। ऐसा सुनकर सभी पक्षी बहुत हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लाल रंग की चिड़िया? लेकिन लाल रंग की चिड़िया तो हमारे जंगल में है ही नहीं। पक्षियों, तुम सब हैरान हो, मुझे सब पता है। यही सोच रहे होगे ना कि लाल रंग की चिड़िया तो हमारे जंगल में है ही नहीं। जी रानी चील जी, हम सब यही सोच रहे हैं। कबूतर, वो चिड़िया दूसरे जंगल से आएगी और वो मेरे मरने के बाद ही अगली रोज इस जंगल में आ जाएगी। अगर तुम में से कोई पक्षी उसे देखे तो समझ जाए कि वही लाल चिड़िया ही है जिसका मैं तुम सब पक्षियों को बता रही हूँ। ऐसा कहते हुए चील रानी मर जाती है। ये देखकर सभी पक्षी रोने लगते हैं। वो बहुत उदास हो गए थे। रानी चील को वो सब पक्षी नदी में बहा देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बादल जी, उस रानी चील को भी वो लाल रंग की चिड़िया नजर आ गई। मैं भी तो उसे नजर आ ही सकती थी ना। क्या हुआ जो मेरा रंग काला है? बिजली, अपनी शक्ल देखी है क्या? क्या रानी बनने को मन कर रहा है? अगर रानी चील तुम्हारा नाम ले भी लेती तो जंगल का कोई पक्षी भी तुम्हें अपनी रानी न बनाता। बादल जी, तुमने अभी मुझे देखा ही क्या है। अब मैं तुम्हें बनकर दिखाऊंगी रानी। बस थोड़ी सी मदद करनी होगी तुम्हें मेरी। नहीं बिजली, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से बाद में मुझे पक्षियों से मार खानी पड़ेगी। बादल जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने सारा प्लान तैयार कर रखा है। बस तुम मेरे साथ चलो गुफा के पास। हमें वहाँ कुछ पत्थर जमा करने हैं। क्या बिजली, जरा बताओ तो क्या सोचा है तुमने? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर वो पति पत्नी पहाड़ों पर गुफा के पास चले जाते हैं। वो दोनों मिलकर एक बड़ा पत्थर गुफा के मुंह के पास रख देते हैं। बिजली, मैं तो थक गया हूँ। अब बताओ भी कि क्या करना है। अच्छा तो सुनो, चील ने कहा था कि वो चिड़िया कल ही आ जाएगी। अब बस तुम देखना कि मैं कैसे उस चिड़िया को कैद करती हूँ। वो लाल चिड़िया इस गुफा में कैद होगी और मैं बनूंगी जंगल की रानी। बिजली, तुम्हारा प्लान तो ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक तो तुम डरते बहुत हो, कुछ नहीं होगा। शाम हो जाती है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कौवी भी अपने घोंसले में लेटे हुए थे। बिजली को तो आज रात नींद नहीं आ रही थी। वो तो अपने सपनों में रानी बनी बैठी थी। बिजली, अब सो जाओ। हम सुबह होते ही जंगल के बाहरी रास्ते पर बैठ जाएंगे। बादल जी, क्या करूं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए नींद नहीं आ रही। तुम्हें तो पता है कि मैं रानी जो बनने वाली हूँ। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बिजली और बादल दोनों सुबह सुबह ही जंगल के बाहरी रास्ते पर जाकर बैठ जाते हैं। बादल, वो देखो सामने, वो आ रही है लाल रंग की चिड़िया। हाँ बिजली, ये तो सच में लाल रंग की चिड़िया है। ये तो वही चिड़िया है जिसने हमारे जंगल की रानी बनना है। फिर वो लाल रंग की चिड़िया कपों के पास आकर बैठ जाती है। आइए आइए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप दोनों मेरे लिए यहाँ बैठे हुए थे? और नहीं तो क्या चील महारानी का आदेश है कि तुम्हारे आते ही तुम्हें चील रानी के पास ले जाएं, क्योंकि रानी चील ने गुफा में आपकी सेवा का बंदोबस्त किया हुआ है। तो फिर चले लाल चिड़िया। फिर बिजली और बादल उस लाल चिड़िया को अपने साथ लेकर गुफा के अंदर चले जाते हैं।
कब वो ये क्या, यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं है। आ रहे हैं, आप यहीं बैठो, मैं देखती हूँ। शायद वो दूसरी गुफा हो, मुझे गलती हो गई होगी। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली गुफा से बाहर चले जाते हैं। गुफा के बाहर जाते ही जो पत्थर उन्होंने गुफा के पास रखा था, वो पति पत्नी मिलकर उस बड़े पत्थर को गुफा के मुंह पर रख देते हैं, जिससे गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। कभी और कभी मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया है? मेरा क्या कसूर है? मैं तो सागर वाले जंगल के राजा की बेटी हूँ और पूनम के रात में आपके जंगल की रानी बनना है मुझे। हाँ हाँ चिड़िया, रानी तो तुम जरूर बनोगी, लेकिन पक्षियों की नहीं, इस गुफा में चमगादड़ों की। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। क्यों बादल जी, कैसा लगा मेरा प्लान? बिजली, मान गया मैं तुम्हारे शैतानी दिमाग को, लेकिन अगर वो लाल चिड़िया निकल आई गुफा से तो फिर हमारा क्या होगा? तुम चिंता नहीं करो, वो चिड़िया वहीं मरेगी, भला कौन जाएगा उस गुफा के पास। और फिर शाम हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी बिजली कपी को रानी बनाने की तैयारी करते हैं। जंगल के सभी पक्षी फूल लाते हैं और फल लाते हैं, और फिर बिजली और बादल भी आ जाते हैं। चलो चलो पक्षियों, अब जल्दी करो, मुझे रानी का ताज पहना दो। नहीं बिजली, अभी नहीं, अभी चांद पूरा नहीं निकला, पहले चांद पूरा निकलने दो, फिर ही हम तुम्हें ताज पहनाएंगे। रात होते ही उस जंगल में कुछ उल्लू आते हैं। वो दोनों पहाड़ों पर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। यार उल्लू, वो देखो सामने एक गुफा है, क्यों ना आज की रात उस गुफा में ही गुजार ली जाए और सुबह होते ही अपने सफर पर निकल जाएंगे। हाँ भैया, ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन गुफा के मुंह पर पत्थर पड़ा है, चलो मिलकर वो पत्थर एक जगह हटा देते हैं। फिर वो दोनों उल्लू मिलकर उस गुफा के मुंह से बड़ा पत्थर हटा देते हैं। जब वो दोनों उल्लू गुफा का पत्थर हटाते हैं तो वहाँ लाल चिड़िया को देखकर हैरान हो जाते हैं। लाल चिड़िया, हमें तो पता चला था कि आज रात आप इस जंगल की रानी बनने वाली हैं, लेकिन ये क्या, आप तो इस गुफा में कैद हो। फिर वो लाल चिड़िया कपों की सारी चाल के बारे में उन्हें बताती है। अब मुझे जाना होगा, चांद पूरा रोशन होने ही वाला है, सभी पक्षी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर ऐसे वो लाल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर लाल चिड़िया महल में आ जाती है, जिसे देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। लाल चिड़िया को देखकर कौवे बहुत डर जाते हैं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। कौवों, तुम डरो नहीं, मैं एक रानी हूँ और रानी को ये बात सेब नहीं देती कि वो अपने निजी बदले ले। कौवे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और फिर चांद भी पूरा रोशन हो जाता है। मानो चिड़िया लाल चिड़िया को रानी का ताज पहना देती है। लाल चिड़िया के रानी बनते ही जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके अपने खेत में आलू की फसल उगाई थी। कोई भी पक्षी चिड़िया की आलू की फसल को देखता तो बस देखता ही रह जाता, क्योंकि चिड़िया की फसल बहुत अच्छी हुई थी। कबूतर, ये आलू की फसल तो बहुत अच्छी है, ये किसने उगाई? कौवे, ये खेत चिड़िया का है, वही यहाँ पर खेती करती है, मैंने उसे कई बार देखा है, मानो बहुत मेहनती है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बादल जी, ये आलू जिसके भी हो, बस तुम तोड़ लो, मेरा आज आलू की चिप्स खाने को बहुत मन कर रहा है। फिर बादल कौवा बिजली कौवी के कहने पर खेत में से आलू निकाल लेता है और वहाँ से दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। मम्मा, आज आप हमारे लिए दाना लेने दूर ना जाएं, बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। मीना बेटी, आप चिंता नहीं करो, मेरी अब आलू की फसल तैयार हो गई है, मुझे दाना लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, फिर तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी आलू देखने का बहुत शौक है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर से निकल जाती हैं और अपने खेत में पहुँच जाती हैं।
अरे ये क्या मीना बेटी, लगता है किसी ने मेरे खेत में से आलू चुराए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक आलूओं को पंख नहीं लगाया। मम्मा, आपने आलू उगाने में बहुत मेहनत की है। हम किसी को ऐसे अपने आलू नहीं चुराने देंगे। हम दोनों बारी बारी अपने खेत की रखवाली करेंगे। ठीक है मीना बेटी, मैं घर जाकर आपके लिए भोजन बनाती हूँ, तब तक आप खेत की रखवाली करो। फिर मानो चिड़िया खेत से कुछ आलू निकालती है और टोकरी भरकर घर ले जाती है। पति जी, चिड़िया के आलू की चिप्स कितनी मजे की बनी थी। आज तो मेरा आलू वाले पकोड़े खाने को मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, पकोड़े खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तुम चूल्हे में आग जलाओ, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। ऐसे बादल कब्बा अपनी टोकरी उठाता है और खेत में से आलू लेने चला जाता है। जंगल में बारिश होने लगती है। चिड़िया अपने खेत में बैठी रखवाली कर रही थी। लगता है अब से आलू चुराना बंद। ये चिड़िया तो यहाँ रखवाली कर रही है, जाकर बिजली को बताना होगा। फिर बादल कब्बा वापस अपने घर जाता है और वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो छोटी चिड़िया इतनी चालाक हो गई है कि अब खेत पर पहरा देगी। लेकिन मैं भी बिजली हूँ, आलू के पकोड़े तो खाकर ही रहूंगी। तुम चलो मेरे साथ। बारिश भी रुक जाती है